तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस के लिए 2018 सुनहरा साल था। दरअसल कांग्रेस ने इस वर्ष सूबे में अपनी सरकार बनाई थी, लेकिन कांग्रेस में गुटबाजी इस कदर थी कि वो 15 वर्ष बाद हाथ आई सत्ता को महज 15 माह में ही गंवा दी। सिंधिया समेत कांग्रेस के कई नेताओं ने पाला बदला और कांग्रेस से सत्ता छीनी और बीजेपी ने फिर सरकार बना ली। इसके बाद जब तकरीबन 2.5 दर्जन सीटों पर उपचुनाव हुआ तो कांग्रेस के पास मौका था कि वो इसमें जीत हासिल कर वापस सरकार बनाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उल्टा बीजेपी ने कांग्रेस के कब्जे वाली कई सीटों पर अपना परचम लहरा दिया और तब से लेकर अब तक कांग्रेस बैकफुट पर चल रही है। हालांकि कांग्रेस अब खुद को मजबूत करने के लिए जतन भी कर रही है। नेताओं की एकजुटता के साथ ही संगठन के मजबूत होने की बात भी कही जा रही है, लेकिन वाकई कांग्रेस की क्या स्थिति है किसी से छुपी नहीं। चाहे सदस्यता अभियान हो या फिर 1 बूथ 5 यूथ अभियान, सबकी चाल सुस्त है। उधर नई मुश्किलें रोज खड़ी हो जा रही। अब ऐसे में सवाल यह है कि कैसे होगा कमबैक। चलिए इसे लेकर चर्चा शुरू करें, उसके पहले देख लेते हैं हमारी खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में अगले साल होने हैं विधानसभा चुनाव, किसका फिट बैठेगा दांव? बीजेपी की बनी रहेगी सत्ता या कांग्रेस कमबैक करने में होगी कामयाब? बड़ा सवाल। मिशन 2023 को लेकर कौन कितना मजबूत? एमपी में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सत्ताधारी बीजेपी और कांग्रेस एक्शन मोड में नजर आ रही है। हालांकि बीजेपी के मुकाबले कांग्रेस के सामने चुनौतियां ज्यादा हैं। सबसे बड़ी चुनौती अंदरूनी गुटबाजी को खत्म कर एकजुट होकर चुनाव लड़ने की है। वैसे कमलनाथ समेत तमाम बड़े नेता ये बात कह रहे हैं कि पार्टी में कोई गुटबाजी नहीं है और दिल्ली में हाईकमान को भी बार बार यही संदेश दिया जा रहा है। इतना ही नहीं, संगठन को मजबूत करने के लिए भी कांग्रेस की कवायद लगातार जारी है। बीते साल दिसंबर में कांग्रेस का सदस्यता अभियान शुरू हुआ, जिसके तहत मध्य प्रदेश में 50 लाख से ज्यादा सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा गया, जिसकी डेडलाइन पहले 31 मार्च थी, जो बाद में 15 अप्रैल की गई। लेकिन अब ये महीना भी खत्म होने वाला है और कांग्रेस पार्टी 30 लाख के आसपास ही सदस्य बना सकी है। अपने सदस्यता अभियान को लेकर कांग्रेस शुरुआत से ही बीजेपी के निशाने पर है। उधर मंडलम और सेक्टर का भी गठन अब तक अधूरा है। इसके अलावा मध्य प्रदेश में महिला कांग्रेस की नई अध्यक्ष बनने के 1.5 महीने बाद भी कार्यकारिणी का गठन नहीं हो सका है। वहीं कांग्रेस का 1 बूथ 5 यूथ अभियान भी अभी अधर में ही है। सूबे के 65,000 बूथों में करीब 16,000 बूथों पर ही युवाओं की टीम तैनात हो सकी है, जबकि अप्रैल अंत तक 65,000 बूथ पर युवाओं की तैनाती का यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष विक्रांत भूरिया ने दावा किया था। एमपी में अगले साल चुनाव से पहले कांग्रेस कई मामलों में पिछड़ती हुई नजर आ रही है। इस बीच कमलनाथ अपने उस बयान को लेकर चौतरफा घिर गए हैं, जिसमें उन्होंने कहा था कि मैं इसलिए विधानसभा नहीं जाता हूं क्योंकि वहां बकवास होती है और एक दल के लोग बकवास करते हैं, तो क्या मैं वहां बकवास सुनने जाऊंगा? कमलनाथ के इस बयान को लेकर बीजेपी आक्रामक है। वहीं विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने तो कमलनाथ को नसीहत देते हुए उन्हें इस्तीफा देने तक की बात कह दी है। आपका पूरे संसदीय प्रक्रिया पर प्रश्न खड़ा करना कि वहां तो बकवास होता है। आपने संसदीय मर्यादाओं का उल्लंघन किया है, आपने मखौल उड़ाया है विधानसभा की कार्रवाई का। विधानसभा की प्रक्रिया आचार और नियम के तहत 264, 265 के तहत उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। कमलनाथ जी कई बार बहुत संसदीय अनुभव उनको है। विधानसभा के बारे में ऐसे अशोभनीय शब्दों का उच्चारण कम से कम उनसे उम्मीद नहीं की जानी चाहिए। और विधानसभा ऐसा लगता है किसी को कि बकवास है, विधानसभा में कुछ नहीं है। विधानसभा से बाहर जाना चाहिए, विधानसभा से इस्तीफा देकर के बाहर जाना चाहिए। उसमें कोई किसी को रोका किसी ने थोड़ी है कि कोई रोकता है किसी को। मौजूदा समय में कांग्रेस के सामने एक नहीं बल्कि कई बड़ी मुश्किलें हैं, जिन्हें हल करते हुए पार्टी को मिशन 2023 की ओर बढ़ना है। दूसरी ओर सत्ताधारी दल जिस तरह से आक्रामक है, चुनावी विसात बिछाकर बीजेपी लगातार आगे बढ़ रही है। अब ऐसे में कांग्रेस का मध्य प्रदेश की सत्ता में कैसे कमबैक होगा, ये बड़ा सवाल है। स्वराज एक्सप्रेस के लिए भोपाल से अतुल शर्मा की रिपोर्ट। तो कांग्रेस का कैसे होगा कमबैक, मध्य प्रदेश के इस मुद्दे पर चर्चा करने के हमारे साथ जुड़े हैं बीजेपी नेता इंजीनियर सत्येंद्र चौधरी जी हैं। चौधरी जी आपका बड़ा स्वागत है। नमस्कार जी। कांग्रेस प्रवक्ता जितेंद्र मिश्र जी हैं। मिश्र जी आपका भी स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार आशीष दुबे हमारे साथ हैं विशेष टिप्पणी में, आपका भी स्वागत। सबसे पहले जितेंद्र जी, यही चलिए ये मुद्दा तो थोड़ा सा इसके बाद सवाल कर लेंगे कि कितना आपने लक्ष्य रखा। आपने ही जो लक्ष्य रखा वो आंकड़े जो दिए हैं वो लक्ष्य से बहुत दूर है। लेकिन पहले तो सवाल ये कि विधानसभा नेता प्रतिपक्ष इसलिए होता है कि विधानसभा में हर समय आपको भी मालूम होगा कि सदन के नेता के बाद अगर सदन के अंदर सबसे ज्यादा अधिकार होता है तो नेता प्रतिपक्ष को होता है, मंत्रियों को नहीं होता उतना। इन
ऐसे स्थितियों में विपक्ष जब मुद्दे नहीं उठाएगा, अगर ये कह देंगे वहां बकवास सुनने कौन जाएगा, मेरे पास दूसरे काम है, ये कैसा आपके पीसीसी चीफ, नेता प्रतिपक्ष, होने वाले मुख्यमंत्री अगर इस तरह से बयान देंगे तो कांग्रेस के कार्यकर्ता और आम जनता क्या सोचेगी? कैसे आप सवाल उठाएंगे जनता के लिए? आप जी ये बताइए, आपकी सदन को चलाने की जिम्मेदारी सत्ता पक्ष की होती है, विपक्ष के सहयोग लेकर के, लेकिन जब विपक्ष की बात को सुना नहीं जाएगा, सदन को स्थगित करने में समय नहीं लगाया जाएगा, आप ये देखिए कितने प्रश्न अनुत्तरित रह गए। सदन को स्थगित कर दिया गया, एक बार नहीं हुआ, अनेकों बार हुआ। मुख्यमंत्री सदन में खड़े होकर 31,000 घोषणाएं कर देते, जवाब आप मांगिए उनसे तो जवाब आता है, इस योजना पे काम शुरू नहीं हुआ। कितने दिन चाहिए मुख्यमंत्री को? 31,000 घोषणाएं है, इनमें से कितनी झूठी घोषणा है आप ये देखिए। स्मार्ट सिटी की एक उदाहरण देता हूं, स्मार्ट सिटी को लेकर के हर शहर में स्मार्ट सिटी जैसी घोषणा की गई थी, पता नहीं है स्मार्ट सिटी का। इस भोपाल में स्किल पार्क की बात की गई थी, आज उसका 17 में शुरू होने वाला था। मैं सदन की बात कर रहा हूं, मैं सदन की बात कर रहा हूं, सदन के अंदर की घोषणाओं की बात कर रहा हूं, हाँ। सड़क की बात नहीं कर रहा हूं। तो ये नेता प्रतिपक्ष को उठाना नेता प्रतिपक्ष लगातार बात करते रहे, विपक्ष के विधायक लगातार चिल्लाते रहे कि हमारे प्रश्नों के जवाब आना बाकी है, सदन को स्थगित कर दिया गया। जब विपक्ष की सुनी नहीं जाएगी, जब मुख्यमंत्री के बयानों से जाहिर होगा कि गंभीर नहीं है मुख्यमंत्री, जब मंत्रीगणों के जवाब से त्रिपाठी जी मालूम चलेगा कि सरकार जवाब देने के लिए गंभीर नहीं है, तब फिर क्या कहा जाएगा? क्या ये सरकार गंभीर है? ये सरकार की बातों को अगर कमलनाथ जी ने जो बात कही है, जिस शब्द का उपयोग किया है, वो नहीं माने तो क्या माने त्रिपाठी जी? जितेंद्र जी, बड़े सहज भाव से मैं सवाल कर रहा हूं। जब कार्य मंत्रणा की समिति की बैठक, आशीष जी को मालूम होगा, कार्य मंत्रणा समिति की बैठक होती है हर सोमवार को, उसमें तय होता है कि कितने दिन सदन चलना है, कैसे चलना है, कब बंद करना है। उस कार्य मंत्रणा समिति में संसदीय कार्य मंत्री, मुख्यमंत्री, अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष रहते हैं। तो क्या आप एक भी आपको जो कार्य मंत्रणा समिति की बैठक है उसमें नेता प्रतिपक्ष के दस्तखत नहीं थे? अगर सदन स्थगित करना है तो भी नेता प्रतिपक्ष की उसमें भले ही असहमति हो, लेकिन वहां पे अगर उन्होंने असहमति जताई है तो बाहर आके उन्होंने कहा है क्या कि मैं असहमत था? जी बिल्कुल, सदन में जो कार्य मंत्रणा समिति की बैठक होती उसमें कार्रवाई के मिनट्स तय होते, हाँ। कार्रवाई का समय तय होता है, लेकिन सरकार ने विरोध करते हुए, सरकार ने उस पर ध्यान न देते हुए सदन को बीच में स्थगित कर दिया। कमलनाथ जी ने तुरंत पत्र लिखा, पत्र आपके टीवी चैनल ने भी दिखाया था कि ये गलत है, लोकतंत्र की हत्या है, जिससे सभी संसद उसको सदन को मिलना चाहिए, कम से कम आप उतना तो चलाइए। क्या जरूरत थी बीच में सदन को स्थगित करने की? मैं पूछता हूं, जब बिजनेस पूरा नहीं हुआ, जब कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में तय हो गए थे घंटे, तो इसको बीच में क्यों स्थगित किया? ये सवाल तो संसदीय कार्य मंत्री, बिजनेस तो पूरा हो गया होगा। नहीं देखिए, मेरा वही कहना है, जो सरकार आपके तारांकित जो, हाँ मेरा वही कहना है कि जो सरकार के वो जरूर नहीं लिए हो, लेकिन बिजनेस पूरा हो गया होगा, इसीलिए तो स्थगित कर दिया कि अब जो तारांकित प्रश्न है, अब जो सवाल आने हैं उनके जवाब क्या देंगे? सवाल भी कौन से? महंगाई की बात है, भ्रष्टाचार की बात है, कुपोषण की बात है, इन सब जवाबों से भागना था, इसलिए सदन को स्थगित किया। चलिए, इसलिए बकवास हो गई विधानसभा, इसलिए विधानसभा बकवास हो गई। ये तो विधानसभा नहीं, भारतीय जनता पार्टी बकवास करती है, कहती कुछ है, करती कुछ। आपके नेता प्रतिपक्ष ने मुख्यमंत्री का जवाब भी नहीं सुना। जब आपने सवाल खड़े किए हैं तो जवाब तो सुनना चाहिए था। जवाब में क्या करें, ये आपके आशीष जी को भी मालूम होगा, जवाब तक नहीं सुना था। जवाब के दौरान नेता प्रतिपक्ष, जब मुख्यमंत्री जवाब दे रहे होते तो नेता प्रतिपक्ष कम से कम वहां उपस्थित होते हैं। 35 साल से मैं देख रहा हूं इस कार्रवाई को सदन की, ऐसा कभी नहीं होता है कि नेता प्रतिपक्ष जब मुख्यमंत्री जवाब दे रहे हो तो अनुपस्थित रहे। निश्चित तौर पर आपकी बात सही है, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार का मुखिया गंभीर नजर आता है, तब कहीं जाकर के सारी चीजें होती है। विपक्ष तैयार है, बहस करने को तैयार है, लेकिन आप उसको सुनने को तैयार नहीं, तो विपक्ष का बैठना वहां क्या उद्देश्य देगा? चौधरी साहब, सरकार तानाशाही तरह रवैये से सदन चला रही है, इसलिए नेता प्रतिपक्ष वहां पे उपस्थित होना उचित नहीं समझते हैं। सवाल मेरा भी आपसे यह है कि बात तो सही है, बाद में आशीष से टिप्पणी ले लेंगे कि लगातार जो विधानसभा के सत्र हैं वो सिकुड़ते जा रहे हैं। क्या बिजनेस नहीं है? क्या कोई संशोधन नहीं है? बहुत सारी बातें हैं। और सबसे बड़े, अगर कोई जनप्रतिनिधि यानी विधायक अगर जनता की आवाज उठा के कुछ
सरकार को गंभीर करना चाहता है या सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता है तो सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म सदन होता है। ऐसी स्थिति में जो लाखों लोग अपना विधायक चुन के भेजते हैं वो न्याय कैसे करें जनता के साथ अगर सदन सिकुड़ता जाएगा तो? देखिए त्रिपाठी जी, आपका जो प्रश्न है इसका प्रश्न का जवाब भी आपने देखा होगा, हमारे जो माननीय स्पीकर महोदय हैं उन्होंने भी कहा था और उन्होंने खुद कहा था, अभी मैंने देखा था कुछ दिन पहले, उन्होंने स्वयं कहा कि जब सदन को स्थगित किया गया था तो उसमें नेता विपक्ष की भी सहमति थी, सिग्नेचर्स थे उसमें। अच्छा, दूसरी बात और पहली बात, जब सदन ये अभी नहीं कहा उन्होंने, नहीं कहा अभी की बात में नेता प्रतिपक्ष की सहमति नहीं थी। नेता प्रतिपक्ष त्रिपाठी जी से बोलिए, आपने जब समय बात करें मैंने बड़ा धैर्य सुना। गलत बयानी करेंगे नहीं, आप बहुत गलत बयानी की। जितेंद्र जी, आपने गलत बयानी की, मैंने आपको बड़ा धैर्य से सुना है। आपने बोला बहुत सारी चीज गलत, मैं बता रहा हूँ अभी आपको। जितेंद्र जी, हम आपके पास फिर आ जाएंगे, उनकी बात आ जाने, हम आपके पास फिर आ जाएंगे जी। आप देखिए, आपको याद होगा त्रिपाठी जी, जीतू पटवारी जी ने क्या कहा था जब बजट सत्र का प्रारंभ हो रहा था? क्या कहा? सभी को पता है कि उन्होंने कहा कि हमें सत्र का विरोध करना है। कांग्रेस के लोगों ने, कांग्रेस के अंदर खुद एकता नहीं है। और कमलनाथ जी ने कहा, कमलनाथ जी ने खुद कहा नहीं ये गलत है, हम करेंगे। तो कांग्रेस खुद एक रूप नहीं रहती। और ये बात स्वयं कई बार हमारे माननीय संसदीय मंत्री जी हैं नरोत्तम मिश्रा जी, उन्होंने भी कहा कि कांग्रेस के नेता विपक्ष की भी सहमति थी सदन का जब स्थगन हुआ। अच्छा, दूसरी बात, ये जो इतना बड़ा अपमान किया है कमलनाथ जी ने बोल के, बकवास शब्द लेकर के विधानसभा की कार्रवाई को बकवास बताया, ये हमारे किसानों का अपमान है। जो मध्य प्रदेश के अंदर हमने 2.25 लाख करोड़ से ज्यादा किसानों के लिए राशि दी है, उस राशि का भी स्वीकृति उसी विधानसभा में होती है। देखिए, जब कमलनाथ जी भारत सरकार के जिम्मेदार मंत्री थे, उस समय उनसे पत्रकार बंधुओं ने पूछा कि भाई महंगाई क्यों बढ़ रही है, तो माननीय कमलनाथ जी ने क्या बयान दिया था? बहुत ही बड़ा रिस्पॉन्सिबल, गैर जिम्मेदाराना बयान मैं बता दूं। उन्होंने कहा था कि खाद्य पदार्थों के दाम इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि भारत की जनता पेटू हो गई है, ज्यादा खाने लगी है, ज्यादा खाने के कारण से दाम बढ़ रहे हैं। अच्छा, दूसरी बात, अब आप देखिए महिला विरोधी कमलनाथ जी ने क्या कहा? अभी जब हमारी इमरती देवी जी थी, विधायक क्या चुनाव लड़ रही थी, उस समय इन्होंने कहा कि भाजपा की जो विधायक है वो आइटम गर्ल कह के और पूरी महिला समाज का अपमान किया। इसी प्रकार से कोरोना के अंदर जिस तरीके से कमलनाथ जी ने भारत के चाइना के, देखिए पूरी दुनिया में चाइना ने कोरोना फैलाया, चाइनीज वेरिएंट कहें तो बात समझ में आती है। और खुद हमारे देश के स्वदेशी भारतीय होकर के, कमलनाथ भी एक भारतीय हैं, और कमलनाथ जी ने भारतीय होकर के उसी भारतीयता का अपमान किया। इस तरीके से उन्होंने महिलाओं का अपमान किया है। लेकिन कांग्रेस जो है पूरी महिलाओं का अपमान। चौधरी साहब, हमारा सवाल आपसे तो कुछ जो था उसका उत्तर आया नहीं। आपने निश्चित बहुत अच्छी जानकारी दी कि कमलनाथ जी जिस तरह से बयान देते हैं वो विवादास्पद बयान देते हैं, आपने क्रमवार बताया। हमने ये कहा सदन सिकुड़ता क्यों जा रहा है? 2 महीने कांग्रेस की सरकार में 93 से 2003 तक देखा है, बजट सत्र से लेकर शीतकालीन सत्र हो, सब 1 महीने से कम कोई सत्र नहीं होता था और उस समय विधायक अपनी बात रखते थे। यहां तक कि मुख्यमंत्री आवर चालू किया गया था दिग्विजय सिंह के समय पे। मुख्यमंत्री आवर में सीधे मुख्यमंत्री से कोई भी सवाल कर सकता था। चौधरी साहब। बिल्कुल त्रिपाठी जी, ये मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय कोई सी भी सरकार हो, उन सभी को जब विधानसभा के अंदर, क्योंकि कानून नीति निर्धारण होता है, सारा प्रदेश की जनता का भाग्य तय होता है, तो ये सत्र बराबर चलना चाहिए। लेकिन आप देखिए कहीं ना कहीं जो विधायकों के अंदर लॉलेसनेस, अराजकता जैसी स्थिति आ गई है। तो एक कमलनाथ जी की सरकार के अंदर भी देखिए, जो प्रस्तावित रहता था 15 महीने की सरकार में, आप देखिए पूरी विधानसभा कैसे चली, कम चली। मैं ये नहीं कहता, मैं आरोप प्रत्यारोप की राजनीति में नहीं जाता हूं, लेकिन क्योंकि इनको भी डर लगता था, इनको डर लगता था कि इन्होंने खुद कमलनाथ जी ने कहा था विधानसभा में कि हम एक भी युवा को 4 रुपए नहीं दे पाए और 7.5 लाख से ज्यादा बेरोजगार उस समय पंजीयन पोर्टल पर पंजीयक हो गए थे 1 साल के अंदर। इसी प्रकार से इन्होंने कहा कि हम सरकार अच्छे से नहीं चला पा रहे हैं और 1 साल में ही जो कर्ज की प्रति व्यक्ति कर्ज मध्य प्रदेश के ऊपर बढ़ा था कमलनाथ जी, जब उस समय कोई कोरोना नहीं आया था त्रिपाठी जी, उस समय इन्होंने कहा कि हमने 4000 रुपए प्रति व्यक्ति कर्ज हमारी नीतियों के कारण बढ़ गया है मध्य प्रदेश में मात्र 1 साल में। विधानसभा में कहा है, जानकारी दी है, मैं आपको बता दूं, आप ले लीजिएगा। मैं बड़े एविडेंस, हाँ मैं एविडेंस के साथ बात करता हूं। और बढ़ गया। तो अभी तो सर देखिए, बिल्कुल सही कह रहे हैं, हम चुनौती के तौर पे लेते हैं, कोरोना आया, 100 साल बाद कोरोना आया। और कर्ज की बात है, देखिए कर्ज वहां पर कितना हो गया, 4 लाख करोड़ के आसपास का कर्ज है, जीडीपी से 20% मैं अकाली दल सरकार ने भी किया था, लेकिन 5 साल तो देखिए साहब, 5 साल ये चला,
अमरिंदर सिंह जी की सरकार चली, कांग्रेस की सरकार चली, तो जवाब तो कांग्रेस के ऊपर बनता है, क्योंकि इन्होंने वित्तीय प्रबंधन वहां नहीं किया। इतना नहीं था, आज भी मध्य प्रदेश का जो कर्ज है जीडीपी का 20-22% के प्रति आसपास कर्ज है, लेकिन पंजाब का जो कर्ज की राशि है, मैं उसमें भी आरोप प्रत्यारोप नहीं जाता, मैं कहता हूं पंजाब के अंदर 60% से ज्यादा, जीडीपी का 60% का ज्यादा ऋण हो गया। तो ऐसे में, और जो आप देखिए वहां की जो सरकार आई है दूसरी केजरीवाल की, वो भी ऐसे तरीके से करके कहां ले जाएगी, मैं ये नहीं कहता। मुझे लगता है कि हमें भारत को श्रीलंका नहीं बनाना चाहिए, हमें ऐसी स्थिति ये तो आप बनाए 30% लोगों को आप फ्री मुफ्त इलाज, ये लंका तो तभी बनेगा जो आप मुफ्तखोरी जो कर रहे हैं उनको आप नहीं रोकेंगे। उसमें आप खुद कह रहे हैं 135 करोड़ की आबादी में आप 80 करोड़ लोगों को आप मुफ्त अनाज दे रहे हैं। हाँ, मैं बताऊं, 90 करोड़। हाँ, उसमें आप देखिए आईएमएफ की अभी एक रिपोर्ट आई है, उसी आईएमएफ की रिपोर्ट ने कहा है कि भारत के अंदर जो गेम चेंजर साबित हुई कोरोना के समय, जो मुफ्त खाद्यान्न योजना है, ये बहुत आवश्यक कदम था, अपरिहार्य जैसा कदम था प्रकाश जी, क्योंकि हमारी गरीब जनता भूखी ना मरे, हम उनको कम से कम हम इतना राहत दे सके। पूरी दुनिया में भूखमरी फैली हुई, लेकिन 3,40,000 करोड़ से ज्यादा की राशि मुख्य प्रधानमंत्री खाद्यान्न योजना में हमने जो दी है, लेकिन आईएमएफ ने क्या कहा प्रकाश त्रिपाठी जी, आईएमएफ ने हमारी इस योजना की बहुत तारीफ की है, उन्होंने बताया है कि आईएमएफ ने तारीफ की, लेकिन जो सामने दिख रहा है तो कि आप 90 करोड़ लोगों को मुफ्त में दे रहे हैं 135 करोड़ में, तो ये किसके ऊपर कर जाएगा? मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास को मार डालेंगे क्या? देखिए साहब, लोक कल्याणकारी अर्थशास्त्र की भी बहुत आती है। हमारे भारत की जनता को अगर जब कोई संसाधन बंद होते हैं, लॉकडाउन रहा है, कोरोना जैसी 100 साल बाद महामारी आई, तो हम उनको अपने हाल पर नहीं छोड़ सकते थे, हमें ऐसे लोगों के लिए सहयोग देना अपरिहार्य था, और भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने उसको बखूबी किया। आपके सारे सुबह आ गए। जितेंद्र जी आपके पास आता हूं। आशीष जी, जो कमलनाथ जी का बयान और जो विधानसभा सत्र से कुड़ते जा रहे हैं, आप भी लंबे समय से, आपने भी कांग्रेस शासनकाल में देखा है कि कितने लंबे सत्र चलते थे। बजट सत्र कभी भी 2 महीने पहले खत्म नहीं हो, शीतकालीन सत्र 1-1 महीने चलते थे। अब ऐसी स्थिति में अगर कमलनाथ जी ने ये बयान दे दिया, तो क्या आने वाले समय, मुझे नहीं लगता, आपको नहीं लगता है कि विधानसभा सत्र से और विधानसभा से आम जनता का विश्वास उठता जाएगा? बिल्कुल ये ऐसा होगा, क्योंकि देखिए अगर कमलनाथ को ये लगता है कि विधानसभा में कोई कार्रवाई बकवास है या उद्देश्यहीन है, तो ये उन्हीं की जिम्मेदारी होती है कि उस कार्रवाई को अर्थपूर्ण बनाए या उसको सकारात्मक दिशा में मोड़े, क्योंकि वो इतने सीनियर हैं, उनके पास बहुत सारा अनुभव है। तो पहली चूक तो उनकी यही हुई है कि उस विधानसभा को वो एक सही मोड़ देने, मतलब उस चर्चा को सही मोड़ देने में वो नाकाम हुए। और चूंकि देखिए कई महत्वपूर्ण मौके पे सत्र में अपनी सीट पर मौजूद नहीं होते हैं। अभी जो सत्र को लेकर विवाद चल रहा है, उसमें संसदीय कार्य मंत्री ने सत्र जब समाप्ति की घोषणा हुई थी, उसके बाद बाहर आकर मीडिया से कहा था कि सभी की सहमति से सत्र समाप्त हुआ है। उनका ये शब्द था। उसमें बहुत सारी बातें समझ ली जा सकती हैं कि सभी की सहमति से हुआ है। तो ये बात है कि उस दिन कमलनाथ भोपाल में ही नहीं थे जिस दिन सत्र समाप्त हुआ, शायद वो छिंदवाड़ा में थे उस दिन। तो अब आप इससे देखा जा सकता है कि अब सत्र में जब तक शामिल नहीं होंगे और उसको 90-95 विधायकों का विपक्ष है, तो उसको सकारात्मक दिशा में आप उसको मोड़ ही नहीं पा रहे हैं, उसको चर्चा के लिए सरकार को मजबूर ही नहीं कर पा रहे हैं। तो सरकार क्यों चाहेगी कि फ्लोर पे आके विपक्ष का जवाब दे? हर सरकार चाहेगी कि उसको कम से कम जवाबदेही उसकी बने और वो अपने काम करे। नरोत्तम मिश्रा ने तो कहा था कि सभी की सहमति थी, और नहीं थी तो फिर उसका कोई। मैं भी जोड़ना चाहता हूँ, आशीष जी ने कहा एक बात मैंने भी सुनी है, प्रकाश जी नहीं, सॉरी एसपी त्रिपाठी साहब जी, मैं कह रहा हूँ त्रिपाठी जी, इसमें मैंने इंटरप्ट किया है, लेकिन मैं बता दूं कि माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी ने स्वयं कहा है कि सर्वानुमति से ये जो सहमति ली गई, विपक्ष की भी इसमें सर्वानुमति में मतलब बाकी सब आपके ही है, चाहे शब्द है वो नहीं, विपक्ष का मैंने एक इंटरव्यू सुना था, नहीं सर्वानुमति शब्द का इस्तेमाल ही नहीं किया गया, सहमति। और अगर मान लीजिए अगर विपक्ष की सहमति होती, दूसरे दिन पत्र क्यों जारी होता? आप समझिए मेरी बात। और नरोत्तम मिश्रा जो संसदीय कार्य मंत्री है, उन्हें उस पत्र का विरोध करना मतलब है कि आसंदी का अपमान हो रहा है। आसंदी का आप कर रहे हैं, अरे आप कर रहे हैं। अरे जब हमने पत्र जारी किया तो आपको समझ में नहीं आया कि पत्र क्यों जारी होता है? अगर हमारी सहमति आपके रिकॉर्ड में आ जाएगा, आपका पीसीआर निकाल देगा। और एक खुद माननीय गिरीश गौतम जी ने जो मेरा ये कहा है, मेरा ये कहना है कि सत्येंद्र चौधरी इंजीनियर आदमी है, उन्होंने बहुत बढ़िया बात की
पार्टी लाइन से ऊपर उठ के बात की। उन्होंने कहा भारत को श्रीलंका मत बनाइए, लेकिन ये बात करेगा कौन? हम तो कब से चिल्ला रहे हैं श्रीलंका मत बनाइए। आपने 90 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा के नीचे लाके खड़ा कर दिया। मध्य प्रदेश में 7.5 करोड़ की आबादी है त्रिपाठी जी, 4 करोड़ 80 लाख गरीबी रेखा के नीचे शामिल कर दिए। कहां ले जा रहे हैं इस प्रदेश को, कहां ले जा रहे हैं इस देश को? त्रिपाठी जी इन्होंने चौधरी जी ने बहुत बढ़िया कहा कि सत्र को चलना चाहिए। दादा ये बात अपने नेताओं से तो कही है कि सत्र को क्यों सिकुड़ता जा रहा है, सत्र को क्यों कम करते जा रहे हैं। ये बात आप यहाँ जरूर कह रहे हैं, यहाँ आप स्वीकार कर रहे हैं कि सत्र सिकुड़ रहा है, सत्र कम हो रहा है, लेकिन दायित्व तो नेता प्रतिपक्ष का भी है। आपको वो बता रहा रहेंगे, अगर आपको वो बता रहा हूँ। नहीं देखिए, अगर कोई बात पार्टी लाइन से ऊपर आई है तारीफ करना पड़ेगी चौधरी जी की। मेरा ये कहना है किसानों के अपमान की बात आई त्रिपाठी जी, आप स्वामीनाथन की रिपोर्ट की बात की थी, किस मुंह से प्रधानमंत्री आज बात करते? उन्होंने कहा था कि स्वामीनाथन रिपोर्ट लाएंगे। आज 7-8 सालों से सरकार में बैठे, कहाँ गई? किसान की लागत मूल्य से दुगनी की बात। लेकिन स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट तो आपके समय आ गई। आप ये बताइए 15 लाख की बात तो इन्होंने की थी, स्वामी बिल्कुल आई थी, आ गई थी 6 में, बिल्कुल आई थी। आपने वादा किया था, पूरी तरह से नहीं आई थी लेकिन 6 में आ गई। ठीक है, आपने कहा कि स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करेंगे, कहां गया आपका वो वादा? आपने कहा इस प्रदेश में 2 करोड़ लोगों को रोजगार, कह रहे थे युवाओं का अपमान। युवाओं का अपमान तो आपने किया। आज 10 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए। एनसीआरबी के आंकड़े उठा के, मैं नहीं कह रहा, आपकी सरकार के आंकड़े कि आज युवा जेलों में डेटा नहीं देता भैया। एनसीआरबी बोल रहा है 25% लोग जेल में बंद है, नशे की गिरफ्त में, रोजगार नहीं है। क्या होगा प्रदेश का नौजवान? शराब की दुकानें, शराब की दुकानें आप बढ़ाते जा रहे हैं, कह रहे हैं महिलाओं का अपमान नहीं करेंगे। अभी अरे कन्यादान योजना में, कन्यादान योजना में आप करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार करके खा गए। आपके विधायक ने कहा कि विदिशा जिले में 2 करोड़ 51 लाख रुपए आपने खा लिए। क्या किया आपने? उस पर कार्रवाई। जितेंद्र जी, सारी चीजें मैं मान लेता हूँ। चौधरी साहब, आपकी बहुत लंबी बात हो गई। एक सवाल है जितेंद्र जी, आप नेता प्रतिपक्ष में हैं, आप सोचते हैं कम बैक हो जाएगा, हम वापस आ जाएंगे, लेकिन आपका संगठन कहाँ है? सिर्फ कागजों में है। हम आपसे एक ही सवाल कर रहे हैं, 1 बूथ 5 यूथ, 5 यूथ। आपने आपके ही द्वारा बताए गए 65,000 बूथों में से 16,000 में आप बना पाए। आप आधी आबादी को साधने के लिए आपने महिला कांग्रेस को काम दिया। महिला कांग्रेस की अभी तक कार्यकारिणी 2 महीने हो गए, कार्यकारिणी ही गठित नहीं हुई। इन स्थितियों में आप कैसे कम बैक करेंगे? त्रिपाठी जी, बिल्कुल अच्छा सवाल है आप जी। आप ये देखिए, हमने 65,000 बूथों में घर घर चलो अभियान चलाया, आपने भी दिखाया तमाम चलो। आप 16,000 बूथों नहीं, 65,000 बूथों पे हमने दस्तक दी जी। घर घर चलो महंगाई में मोदी सरकार और शिवराज सिंह सरकार के खिलाफ बताया कि ये मोदी सरकार और शिवराज सिंह सरकार ये महंगाई को कंट्रोल नहीं कर पा रही, ये भ्रष्टाचार का आलम है, ये बेरोजगारी का आलम। एक चीज। दूसरी चीज, जन जागरण अभियान देखा आपने, उसके माध्यम से कांग्रेस खड़ी हुई है। आप ये देखिए, कांग्रेस ने जो एकजुटता का परिचय, ये आपका विषय भी यही था कांग्रेस की कोशिश से, मुझे लगता है, मेरे जहां तक याद कर पा रहा हूं। जी। तो मेरा ये कहना है कि आप चलते चलते आपसे सवाल, 2018 में भी हमने इसी तरह की एकजुटता का परिणाम दिया था और उसका परिणाम आपके सामने आया था कि इस बीजेपी सरकार को जनता ने बाहर कर दिया था। अब देखिए आप, इसके बाद बात आती है उपचुनाव की। उपचुनाव में क्या परिणाम रहे? धनबल बाहुबल का हमने आपके आरोप लगाया, आपने देखा। उस धनबल को हमने दमोह में रोका, जीप और गाड़ियां नोटों की अड्डी से भरी हुई खड़ी रही, पुलिस ने पकड़ा, आपने दिखाया। आपके संगठन की बात कर मैं वही बता रहा की बात कर रहे हैं। इसके बाद कहीं ना कहीं हमारा संगठन मजबूत हुआ था, जिसमें आप 1 बूथ 5 यूथ की बात कर, चुनाव के नजदीक जाते जाएंगे उतने ही हम आगे बढ़ते जाएंगे। महिला कांग्रेस की कार्यकारिणी की बात आई, अभी 8 दिन के अंदर आप देखिए महिला कांग्रेस की कार्यकारिणी 2 महीने हो गए, अभी आने वाली, इस हफ्ते में महिला कांग्रेस की कार्यकारिणी आ रही। एक चीज ये देखिए, चाहे जन जागरण हो, चाहे घर घर चलो अभियान हो, हम लगातार जनता। चौधरी साहब माफी चाहता हूँ, समय समाप्त हो गया है। मिश्रा जी, चलते चलते नहीं, समय 15 सेकंड दे दीजिए हमको, हमारी सीमाएं होती हैं कुछ समय की। थोड़ा सा पहली बार में ही आप चौधरी साहब बहुत लंबा अपना वक्तव्य, नहीं, मुझे बड़ा कम समय दिया है आपने, जितेंद्र जी को बहुत समय दिया आशीष जी, बहुत संक्षेप में, हमारा बहुत कम समय, मुश्किल से आधा मिनट 1 मिनट समय है। जो स्थिति मैंने, कमलनाथ जी की बात अलग है, जो मैंने सवाल किया है कि आप मंडल स्तर तक आप अपने संगठन की बात करते हैं। मेरे पास जो आंकड़े हैं कांग्रेस कार्यालय से ही लिए गए हैं, 65,000 में 16,000 मात्र पहुंचे यूथ। आपने 50 लाख का लक्ष्य रखा, 30 लाख भी डेट पे डेट बढ़ाते गए, नहीं हुआ जी।
तो ऐसे में कैसे कमबैक करेगी कांग्रेस? देखिए, कांग्रेस के लिए अभी बीजेपी को जितना वापस सरकार में आना कठिन है, उससे ज्यादा कठिन कांग्रेस के लिए भी है। क्योंकि कांग्रेस के पास अभी जो तैयारियां दिख रही हैं, अभी 15-20 दिन से ही दिख रही हैं। इसके पहले कांग्रेस एकदम आइसोलेशन में थी, या जो भी शब्द कह लें। तो अभी चूंकि केंद्र में सोनिया गांधी सक्रिय हुई हैं, लगातार हार के बाद बहुत सारे बदलाव होने वाले हैं, तो इसलिए कमलनाथ और उनकी टीम और उनके आसपास की सक्रियता बहुत तेजी से बढ़ी है। तो इन सब चीजों से नहीं होगा, इसके लिए कंसिस्टेंसी चाहिए होगी। इसके बिना कांग्रेस जो है बहुत ज्यादा प्रभावशाली नहीं होगा। 2018 की परिस्थितियां अलग थी और अब 2023 की इनकम्बेंसी बहुत ज्यादा थी। हाँ, एंटी इनकम्बेंसी बहुत ज्यादा थी। अब और इस बार जो चुनाव होगा बीजेपी का, तो वो चुनाव बहुत सारे तरीकों से होगा। बहुत सारे नेता आएंगे यूपी की तर्ज पे, बड़े बड़े जो लोग होंगे यहाँ पे बीजेपी के, वो उसको कमान संभालेंगे चुनाव की, क्योंकि उसके बाद लोकसभा चुनाव होना है। तो इसलिए जो है कांग्रेस को बहुत तेजी से अगर अपना प्रदर्शन बरकरार रखना है तो करना होगा। और ये हाँ, इस तरह का ये जो अभी चल रहा है, ये मुझे लगता है कि एक सुपरफिशियल सा अभी चल रहा है। अभी एक बदलाव कांग्रेस में होना संभावित है, उसके बाद ही कांग्रेस की स्थिति मुझे लगता है कोई दिशा तय हो पाएगी। चलिए, हमारा समय भी समाप्त हो गया। जितेंद्र जी और चौधरी साहब जैसे कुशल वक्ता थे, निश्चित तौर पे आधे घंटे की जगह मुझे 1 घंटे समय रखना था, लेकिन माफी चाहता हूं चौधरी साहब और जितेंद्र जी। अगली बार जब आप दोनों लोग होंगे तो निश्चित 1 घंटे का समय हम लेकर के चलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका चौधरी साहब, जितेंद्र जी और आशीष जी, आपने हमें अपना अमूल्य समय दिया। तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस भले ही 1.5 साल पहले चुनावी मोड में आ गई है, लेकिन उसे कामयाबी कैसे मिलेगी, बड़ा सवाल है। दरअसल ना तो पार्टी में अब तक गुटबाजी खत्म हुई है और ना ही बड़े चेहरों के बीच जिम्मेदारियां बांटी गई है। उधर पीसीसी चीफ के साथ ही नेता प्रतिपक्ष और आगामी चुनाव में मुख्यमंत्री पद का चेहरा यानी कमलनाथ कब तक पार्टी के सभी बड़े दायित्वों को निभाते रहेंगे। अन्य बड़े नेताओं को बड़ा मौका कब मिलेगा, इसे लेकर भी लगातार नेताओं के बीच मनमुटाव की खबरें सामने आती रहती है। हालांकि बात और है कि कोई खुलकर इस बारे में कुछ नहीं बोलता। उधर कांग्रेस के तमाम अभियान, चाहे वो सदस्यता का हो या फिर 1 बूथ 5 यूथ, ज्यादातर अधर में। वहीं आधी आबादी को साधने की जिम्मेदारी जो महिला कांग्रेस के पास है, वो नई अध्यक्ष बनने के तकरीबन 2 माह में भी कारकानी नहीं बन सकी है। ऐसे में इस सवाल का उठना भी लाजमी है कि कैसे होगा कमबैक। इसी के साथ जनता आगे जवाब देता ही। नमस्कार।